Dear students, first of all, I want to apologize that there is a significant delay in the upload of this video. पर मेरे पास एक उसका जस्टिफाइबल रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक में थोड़ी हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज हो गई एंड आई हैव टू अंडरगो एंजियोग्राफी एंड ऑल दैट, बट नाउ आई एम फाइन एंड बिफोर स्टार्टिंग अपलोडिंग द videos, I want to tell you certain common points regarding the practical pharmacology examination. ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए आई एम जस्ट शिफ्टिंग माई लैंग्वेज टू द हिंदी. और आज ही 4 दिन से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रही थी और आज ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का लास्ट दिन था. एंड जब मैं डेली वाइवा ले रहा था, देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं. देर आर सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ ऑब्वियसली कि जिसमें एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर एक जो जनरल पॉइंट्स भी थे बहुत सारे. ठीक है, आज मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ. सबसे पहला पॉइंट ये था, और ये जो भी वीडियो देख रहे होंगे, आई थिंक majority of the students have faced the similar problems up to certain extent during their viva performance. Okay, तो वो प्रॉब्लम्स क्या थे, दैट इज़ वन, और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, ये दो मेरे पर्पज़ हैं. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट ये था कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिले इन द आंसरिंग. अब उससे दो प्रॉब्लम होते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट, देखो ये आप सभी को समझना है कि वी कैन नॉट टेक वाइवा एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द वाइवा फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वी कैन प्रोवाइड 6 to 8 minutes, और उसमें हम जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उतने पूछेंगे और उसके बेस पर हम इवेल्युएट करेंगे. अब जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप बहुत सारा लेग पीरियड लगा रहे हो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ कि जैसे व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ डिकॉक्सिन ऑन हार्ट, और जैसे मैं टी बोल रहा हूँ और आप स्टार्ट कर रहे हो इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिस एंड दिस. नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट एटलीस्ट आप 5, 7, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद तो कुछ बोलिए. ओके, सो दैट इज वन प्रॉब्लम. एंड मैं जब लास्ट में, जिसमें ये डिले आ रहा था, मैं लास्ट में ये पूछ रहा था कि आपने अच्छी तरीके से नींद की है. अब देखो, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो पूरा एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है कि किसको कितने घंटे की नींद जो है वो चाहिए. But one thing must be very clear in the mind of all of you, that the practical examination, overall practical examination, and especially the viva, it is all about the presence of your mind. Okay, अभी देखो आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो रहे हो, that is one thing. दूसरा, आप एटलीस्ट मिनिमम स्लीप जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैं आज 2 घंटे सोया हूँ या 2 घंटे सोई हूँ. हाउ कैन यू रिकलेक्ट? ठीक है, एक देखो, आप अगर आपकी रूटीन स्लीपिंग टाइम जितना है उससे आप थोड़ा कम करोगे, दैट इज फाइन. ठीक है, अदरवाइज दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर रिकलेक्शन. ओके, तो एक ये प्रॉब्लम था. अब दूसरा, जब हम ये रिकलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर याद नहीं आ रहा है. ठीक है, देन आई एम आस्किंग अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आपको क्या लग रहा है इसका रीज़न, और सभी स्टूडेंट्स का मेनली यही आंसर होता है. देखो, ये एग्ज़ाम कंटिन्यूसली होती है. सपोज के आज पैथोलॉजी की है तो कल फार्मेकोलॉजी की होगी, तो आपको एक दिन से ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा. एंड लगभग मैंने सभी स्टूडेंट्स को कहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन, इवन इफ आई एम इन दिस फील्ड फॉर 20 years and I have read the textbook for more than 50 times or even more, it is not possible for me to complete, forget about the whole textbook,
It is not possible for me to read all the common points also. Okay? तो अपने खुद के पास से गलत एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए. ओके? तो करना क्या है आपको? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वाइवा में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, तो इनिशियली तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, देन समवॉट मोर कॉम्प्लेक्स, एंड देन क्रेडिट क्वेश्चंस. ओके, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सिंस लास्ट फ्यू इयर्स दैट हम बेसिक से थोड़ा ही आगे जा सकते हैं, और इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम उससे आगे जा ही नहीं सकते हैं. तो जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं उसमें फैक्चुअल थिंग्स, द थिंग्स दैट टू बी मेमोराइज्ड, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है? तो अगर आपने उस टॉपिक को एक होलिस्टिकली समझा है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और उसके लिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सो दो चीज़ें आप याद रखिए. फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ वन थिंग. ओके, चलो आप पूरा पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स तो याद ही थे, फैक्चुअल भी पढ़ लिए, अब सर को जो पूछना है वो पूछो, और जितना आप ज़्यादा पढ़ लोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना बढ़ेगा. दैट इज़ फाइन, बट देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग. अब आपके पास टाइम कम है, ऑब्वियसली आप जो भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ोगे. थियोरी के लिए पढ़ने के लिए आपको 2-3 घंटे ही मिलेंगे. और द एडवाइस दैट आई एम गिविंग राइट नाउ, दैट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द फार्मेकोलॉजी बट फॉर योर सक्सेसफुल करियर इन एनी अदर सब्जेक्ट्स. दैट मेडिकल लाइन में आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है. और दूसरा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको आपको इंप्रूव करना है. ठीक है? नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन के लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे. तो मैंने ये पहले भी बताया ही है, द रूल ऑफ द वन. जब भी आप पहले पढ़ रहे होते हो तो सपोज कि आज पढ़ा है एट द डे 0, देन फॉलो आफ्टर 1 डे, देन 1 वीक, देन 1 मंथ, then again after 2 or 3 months, then it will enter into your long term memory. ठीक है? और जो भी देखो 2 टाइप की चीज़ें होती हैं. ठीक है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये भी कई बार हमारा डिस्कशन हुआ है कि सर यहाँ पे इसमें तो कितना सारा रटना है. तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर रटने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जैसे ड्रग का नाम राइटुक्सीमैब है तो राइटुक्सीमैब है, वो क्यों है? ओके, उसके तो हम डिटेल में नहीं जा सकते. पर जो चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है, वो तो आप ध्यान से समझ सकते हो. तो जो क्वेश्चंस वो बेसिक्स में से आ रहे हैं, वो फंडामेंटल्स में से आ रहे हैं, उसके लिए आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है? सो दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज दैट again I am telling you that try to correlate the things. ठीक है? आप पॉइंट्स को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो. अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और इम्प्रूव होगी. और जब भी आप पढ़ रहे होते हो, चलो अभी अब प्रीलिम एग्ज़ाम ख़त्म हुई है तो अभी जो एग्ज़ाम गोइंग बैच है उसके लिए इतना टाइम नहीं है, पर अगर कोई और स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर देख रहा है तो जब भी आप पढ़ाई करते हो किसी भी सब्जेक्ट में, मेडिकल में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आस्क योरसेल्फ एंड टू द टेक्स्ट बुक दैट व्हाई इज इट सो. और जहाँ पे आपको ये व्हाई का आंसर मिल रहा है उसको आप समझो. समझ के पढ़ना है. और अगर समझ के पढ़ोगे 2, 3, 4 बार तो वो पक्का आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. रही बात दूसरी, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर क्लासिफिकेशन याद नहीं रहता है. ठीक है? नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू दैट से फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग्स,
आप इतना एफोर्ड कर रहे हो सर, 4 अमाइनो क्विनोलाइंस दीज, 8 अमाइनो क्विनोलाइंस दीज, ठीक है, अच्छा है, देर इज अ स्ट्रक्चर एक्टिविटी कोरिलेशनशिप, केमिकल क्लास के अपने एक काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट if you cannot remember the chemical classification, it is absolutely fine, ठीक है। जैसे मलेरिया की बात है, अगर आपको केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं आता है, पर कौन सी ड्रग कौन से पर्पस के लिए दी है, या मलेरियल पैरासाइट के कौन से फेज पर वो काम कर रही है, कोजल प्रोफाइल एक्सिस है, सप्रेसिव प्रोफाइल एक्सिस है, रेडिकल क्योर है, गेमेटोसिडल है, आप उस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हो ड्रग को, और वो भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल नॉट एंटर इनटू, नहीं तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा, इट इज एंडलेस स्टोरी, ठीक है। पर द टेक होम मैसेज ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज कि आप जितना भी हो सकता है उतना टॉपिक को समझो। दूसरा एक पॉइंट, ठीक है, चलो आपको अभी सेकंड एमबीबीएस के लेवल पे सभी ड्रग्स के डोज याद नहीं रहते या नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट, ठीक है, आपको हर बार ये देखना है कि अगर मैं एमबीबीएस पास आउट हो जाता हूँ तो एज ए एमबीबीएस ग्रेजुएट फार्मेकोलॉजी का कितना नॉलेज मेरे लिए एसेंशियल है, एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल एनेस्थेसिया इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको वो तो देना ही नहीं है एज ए एमबीबीएस लेवल, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको लोकल एनेस्थेसिया पता होना चाहिए, तो उसके जो पॉइंट्स है फार्मेकोलॉजी रिलेटेड वो आपको याद रहने चाहिए, एंड सिमिलरली इन द डोजेज, ठीक है, कि जो कॉमन कंडीशन आप एनकाउंटर करने वाले हो एज ए एमबीबीएस ग्रेजुएट, उसके डोजेज आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखो, अगर थोड़ा 19-20 होता है तो ठीक है, पर आपको अगर कुछ पता नहीं है और आप ऐसे ही बोल रहे हो, ठीक है, आप रूट चेंज कर देते हो, डोज की कोई रेंज नहीं होती है, देन इट विल क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा है, ठीक है, इसका मार्क के ऊपर इस बार तो पक्का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जनरली हम करते नहीं है, बट अगर आप देखो, सपोज कि आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसके 8 क्वेश्चंस के सही जवाब दे रहे हो, पर 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके लेवल पे आपको आना चाहिए, द मस्ट नो थिंग्स, और उसमें आप जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर भी ठीक है, पर आप बिल्कुल उल्टा जवाब दे रहे हो। जैसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आपको ये भी पता हो कि मुझे क्या नहीं करना है, तो भी बहुत कुछ हो गया। तो आप कुछ भी समझे बगैर ऐसे ही कोई आंसर दे देते हो, और अगर वो बिल्कुल गलत हो जाता है, देन ऑब्वियसली द एग्जामिनर फील्स दैट कि ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, जिसके लिए तो एग्जाम थे, ठीक है। सो डोंट मेक ब्लफ्स, ऐसे ही जो भी आया वो बोल दिया, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। दैट इज द सेकंड थिंग। तीसरा मैं ये पॉइंट कहना चाहूँगा जो मेरे पहले पॉइंट से बिल्कुल विपरीत है। एक तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स को जब हम पूछते हैं तो वो कितना 15-20 1 मिनट तक का टाइम ले लेते हैं, जितना टाइम नहीं। और दूसरा, इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट माने, जैसे पूछा वैसे तुरंत जवाब, अब वो क्वेश्चन ठीक से सुना भी नहीं है, ठीक है। इन अराउंड आई कैन से दैट अराउंड 30% ऑफ द केसेस हम पूछ कुछ और रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। और जब मैं पूछ रहा हूं कि मैंने क्वेश्चंस क्या पूछा था, तो आपको वो भी याद नहीं आ रहा है, और या तो आप कुछ गलत क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट, चलो आपने क्वेश्चंस भी ठीक तरीके से समझाए और आप आंसर दे रहे हो, और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अगर मैं आपको कुछ हिंट देता हूं कि ये तो गलत जा रहा है, तो जैसे ही मैं हिंट देता हूं आप तुरंत ही नो 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 सर, ये इस तरीके से था, मेरी बोलने में थोड़ी गलती हो गई है। सो दोनों एक्सट्रीमिटी में आपको नहीं जाना है।
जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान से सुनिए, और अगर आपको वो समझ में नहीं आया, देयर इज ए नो हार्म इन आस्किंग द एग्जामिनर के सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू गेटिंग यू। ठीक है, आप पूछ लो, फिर 5-7 सेकंड आप अपने माइंड में रिकलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड फिर दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं, बोलने से पहले थोड़ा सोच लो कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर आपके पास वाइवा में दिक्कत होती है, या आप एचओडी हो, या ये हो, या ये हो, ये हो। अब इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और लाइफ में आगे कभी भी ये आपकी चॉइस रहेगी ही नहीं कि आपको कौन से एग्जामिनर के पास वाइवा देना है। तो जो आपकी चॉइस नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोचना ही क्यों है। ठीक है, तो जब आप वाइवा में जब आप वाइवा रूम के बाहर बैठे होते हो, आपको ऑटो सजेशंस अपने आप को देने हैं। ठीक है, कि मुझे सब कुछ ठीक आ रहा है, ठीक है, मुझे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं सोच समझ के उसका जवाब दूंगा मेरी बेस्ट तरीके से, बस ऐसी ही बात करनी है अपने आप के साथ, और फिर वो परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड मैं एक पॉइंट, ठीक है, जो मैंने कॉमन सब्जेक्ट रिलेटेड देखे वो भी मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि ये थियरी एग्जाम में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, देयर आर टू थिंग्स, वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेकंड इज द फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, और दोनों में डिफरेंस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स ड्रग किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म है, ड्रग जो काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, उसका क्या मैकेनिज्म क्या है। से फॉर एग्जाम्पल के डिगोक्सिन जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को इंक्रीज करती है, तो वो किस तरीके से हो रहा है, वो कैल्शियम किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहेंगे कि भाई वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के ऊपर काम करती है ड्रग, तो सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड द फार्मेकोलॉजिकल एक्शन इज ultimately what will be the observable action on the physiological system। तो अगर आपको कोई पूछता है कि डिगोक्सिन की फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, तो आपको ऑब्वियसली यही जवाब देना है कि जो डिगोक्सिन की एक्शन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे है, हार्ट रेट पे है, कंडक्शन पे है, और एनी अदर। ठीक है, सो आई थिंक दैट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इट शुड बी क्लियर in your mind that what is the difference between mechanism of action and pharmacological action। एक दूसरा पॉइंट जो मैंने कॉमनली ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपको पूछते हैं कि ये चलो इसकी डोजेज रेजिम बताओ, कोई एंटी मलेरियल ड्रग है, तो डोजेज रेजिम में इतना नहीं आता है जैसे आप बोल लेते हो। से फॉर एग्जाम्पल सर 30 मिलीग्राम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30 मिलीग्राम। ठीक है, आपको ये पूरा बोलना है। सपोज के 30 मिलीग्राम है, दिन में कितनी बार है, 4 बार है, दैट इज फाइन, कितने दिनों तक है, एंड देन कौन से रूट से ड्रग देनी है, ये पूरा आपको बोलना है। ठीक है, सो देर आर सर्टेन कॉमन पॉइंट्स, देर आर सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स। ओके, अब वाइवा के रिलेटेड जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, आई हैव ऑलरेडी नोटिस द कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, बट अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा ब्रेक हुआ है बीच में, अब मेरी कंडीशन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होने लगी है, सो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट इन द वे विच वी हैव डिसाइडेड। बट ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स, वो आप याद रखिए। 3 सेंटेंस में अगर मुझको कहना है इन द समरी, ठीक है, फॉर द वाइवा प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी एसेंशियल, दैट इज 1, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज 2, थर्ड थिंग इज दैट अभी देखो, अभी एग्जाम है या कल एग्जाम है, अभी जितनी तैयारी हुई है, अभी ये सोचना ही नहीं है कि ये कम हुई है, ज़्यादा हुई है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, चलो अभी तक इतना हुआ है और इससे मेरा जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो मैं करूँगा। ठीक है, और
अगर आपको कोई क्वेश्चन का, सॉरी एक पॉइंट रह गया, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज से सॉरी सर आई डोंट नो दिस और आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस। पर अब इसका ये भी मतलब नहीं है, आपको पहला क्वेश्चन पूछता है सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर एंड देन वाई ओवर, ओके। पर अगर आपको एक या दो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसमें इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और दूसरा, जैसे मैं कह रहा हूं कि वाई इज ऑल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द माइंड, आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना, इट इज वेरी ऑब्वियस। देखो, आपको कोई पहला क्वेश्चन पूछता है, आपको आंसर नहीं आता है, तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कम हो जाएगा। पहले 2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 क्वेश्चन नहीं आए आपको, तो चौथे क्वेश्चन में तो आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। पर यही तो हमें करना है कि हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर की इफेक्ट दूसरे क्वेश्चंस पे ना पड़े। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द वाइवा। देखो, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फार्मेकोलॉजी में स्टार्ट विद द प्रिस्क्रिप्शन, क्रिटिसिज्म होता है, एक्सरसाइज, फिर स्पॉटिंग होता है, ये हो। अगर आपका कोई एक टेबल, आगे आप जैसे क्लिनिकल ब्रांच में भी जाओगे, टेबल्स होते हैं, शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, अगर कोई एक टेबल या एक केस आपका इतना अच्छा नहीं गया है, तो बाकी के पूरे टेबल्स आपके हाथ में हैं अभी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द माइंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल, आई होप यू विल कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स। और दूसरा तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसने अभी एग्जाम दी है वो अभी एक नोट डाउन कर ले कि जो सर जो बोल रहे थे उसमें से क्या क्या पॉइंट्स थे जो मुझे एप्लीकेबल थे, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पॉइंट्स, okay? And next time, at least I want that if you are having this similar degree of the knowledge, but still you can perform better by considering these points and improvise it, okay? Thank you, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।